आयोनिक इक्विलिब्रियम। हेडिंग डाल लीजिए सब लोग। अभी तक हम लोगों ने फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट कर लिया है। अब डिस्कशन करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। आयनिक इक्विलिब्रियम में आयंस, अब नाम से ही पता चल रहा है, इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस, जैसे आयंस के बीच का इक्विलिब्रियम। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने कभी नमक पानी में डिजॉल्व कराया है? सबने कराया। चीनी कराया। तो बस एक इमेजिन करना कि मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है और उसमें मैं 1 चम्मच पानी, 1 चम्मच नमक उसमें डाल रहा हूँ। उस पानी में 1 चम्मच नमक डालूंगा तो क्या होगा? डिजॉल्व हो जाएगा। नमक डिजॉल्व होने का सिंपल सा मतलब है उसका Na+ आयन अलग हो जाएगा और Cl- आयन अलग हो जाएगा। डिजॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब यही होता है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल उस NaCl के पास जाएंगे, Na को अलग और Cl को अलग कर देंगे, और इस केस में पूरा का पूरा सॉल्ट डिजॉल्व हो चुका है। अब जब सॉल्ट डिजॉल्व हो रहा था तो जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल थे उसमें से कुछ वाटर के मॉलिक्यूल यूज होते हैं और सॉल्ट को डिजॉल्व कर देते हैं, और फिर Na+ का जो आयन है उसको कुछ वाटर के मॉलिक्यूल अलग लेके घूम रहे होते हैं, Cl- का आयन उसको कुछ वाटर के मॉलिक्यूल अलग लेके घूम रहे होते हैं। इसी तरीके से दूसरा NaCl का मॉलिक्यूल आता है, उसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल आते हैं, Na को अलग लेके घूम रहे होते हैं, Cl को अलग लेके घूम रहे होते हैं। ये काम करते जाओ आप, 1-1 चम्मच नमक डालते जाओ, उसको डिजॉल्व करते जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप नमक डालोगे और कितना भी कोशिश कर लो वो डिजॉल्व नहीं होगा। फिर आपको क्या लग रहा है क्यों डिजॉल्व नहीं हो रहा है? इसका मतलब वाटर के जितने मॉलिक्यूल थे वो सारे मॉलिक्यूल यूज हो चुके हैं, वो Na+ और Cl- को लेके घूम रहे हैं, इसलिए डिजॉल्व नहीं हो रहा है। ये हमारी गलतफहमी है, हम ऐसा सोच रहे हैं कि डिजॉल्व नहीं हो रहा है। एक्चुअल में उस टाइम पे भी सॉल्ट डिजॉल्व हो रहा था, बशर्ते वो हमें दिख क्यों नहीं रहा था। उसका रीज़न है कि मान लीजिए आपका जो सॉल्यूशन है वो जिसमें जितना डिजॉल्व होना चाहिए था, जितना वाटर के मॉलिक्यूल थे, सारे वाटर के मॉलिक्यूल यूज हो चुके हैं। इस केस में उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपने सॉल्ट डाला यानी कि NaCl डाला, तो जैसे आप NaCl को डालेंगे सारे वाटर के मॉलिक्यूल किसी Na और Cl के पास हैं, और जैसे नया NaCl आएगा, पुराना वाला जो NaCl है उसके मॉलिक्यूल, वाटर वाले मॉलिक्यूल उनको छोड़ेंगे और नए वाले की तरफ कूद जाएंगे। अब जब नए वाले के ऊपर कूदेंगे तो नए वाले का Na अलग होगा, Cl अलग होगा। पुराना वाला Na+ बच गया और Cl- बच गया, वो दोनों एक दूसरे से पास आएंगे और मिलेंगे, क्या बन जाएंगे? NaCl बन के प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो क्या डिजॉल्व नहीं हो रहा है? लेकिन जितना मॉलिक्यूल डिजॉल्व हो रहा है वही मॉलिक्यूल प्रेसिपिटेट भी हो रहा है। तो क्या यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम हो गया? रेट ऑफ डिजोल्यूशन, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, क्या दोनों बराबर हो गया? इस रेट ऑफ डिजोल्यूशन और रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन में आयंस यूज हो रहे हैं, और दैट्स वाई दिस इज नोन एज आयनिक इक्विलिब्रियम। हमें इस पूरे चैप्टर में आयनिक इक्विलिब्रियम में बस इन्हीं के बारे में डिस्कशन करना है। लिखेंगे, पहला आइटम डालेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, और लिखिए इसमें the type of equilibrium involving ion in aqueous solution. Type of equilibrium involving ion in aqueous solution called ionic equilibrium. Type of equilibrium involving ions in aqueous solution is called ionic equilibrium. ठीक है, क्या बात क्लियर होगी? अब इस आयनिक इक्विलिब्रियम में हमें उन सब्सटेंस, देखो आयनिक इक्विलिब्रियम लाना है तो मुझे एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो पानी में डालने पे टूट रहा हो, यानी आयन में डिसोसिएट हो रहा है। सोचो अगर वो आयन में डिसोसिएट नहीं होगा तो क्या वो आयनिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो हमें आयन में डिसोसिएट होने वाले सब्सटेंस चाहिए होंगे। जो सब्सटेंस आयन में डिसोसिएट हो सकते हैं वाटर में, वो अपने अंदर से करंट, इलेक्ट्रिसिटी भी पास होने दे सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी 2 जगहों पे पास होती है, 2 रीजन से पास होती है। इलेक्ट्रिसिटी पास होना है तो 2 चीज़ें होनी चाहिए, या तो आयंस एक्वस सॉल्यूशन में होने चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए। फ्री आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन, इन 2 रीजन से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। जितने भी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उन सारे सॉलिड सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है।
और जितने भी लिक्विड या एक्वस सब्सटेंस होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने का रीजन आयंस है। क्या बात क्लियर होगी? कोई दिक्कत नहीं। प्योर सॉल्ट, सॉलिड सॉल्ट अगर आपके पास है तो क्या सॉल्ट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? ध्यान से सोचो और बताओ, क्या सॉल्ट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? नहीं, सॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है, बट सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन ये है कि जो सॉल्ट है जब वो सॉल्ट के फॉर्म में होता है तो वो Na+ और Cl- एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, उसमें कोई भी आयंस नहीं होता, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता। जैसे उसको पानी में डालते हुए Na+ अलग हो जाता है, Cl- अलग हो जाता है, आयंस बन जाते हैं, उस आयंस के बनने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगती है। तो सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट सॉल्ट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड। क्या 3 इडियट देखा है सब लोगों ने? जिसने 3 इडियट देखा उसने उसके डायलॉग को भी पढ़ा होगा, सुना होगा। स्टार्टिंग में एक डायलॉग आता है सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सुना है? कब किस टाइम पे आता है? हाँ, जब रैगिंग चल रही होती है कॉलेज में उस टाइम पे ये डायलॉग आता है, वो चम्मच इलेक्ट्रिसिटी लगाता है। याद आ गया? तो सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने पढ़ा था, इसने अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से आप सबको ये तो पता चल गया कि हमें इलेक्ट्रोलाइट, एक वर्ड है इलेक्ट्रोलाइट, जिसको समझना होगा ताकि मैं आयनिक इक्विलिब्रियम को आगे बढ़ा सकें। हेड डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में लिखेंगे सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, substance which conduct electricity in their aqueous or molten state. Substance which conduct electricity in their aqueous and molten state, called electrolyte. Called electrolyte. दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होंगे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा क्या होगा बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन सा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है नियरली 100% डिसोसिएशन। एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोसिएट हो उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएशन। पार्शियल डिसोसिएशन लिखेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? 100% डिसोसिएशन होगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? पार्शियल डिसोसिएशन होगा। यानी कि कुछ आयंस, मान लो 10 मॉलिक्यूल, इसको ऐसे समझते हैं, मान लो 10 मॉलिक्यूल आपने NaCl का डाल दिया और 10 के 10 मॉलिक्यूल Na+ और Cl- में टूट गए, तो क्या हो गया? 100% डिसोसिएशन हुआ। इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और उस 10 में से 3 मॉलिक्यूल टूटे, 7 मॉलिक्यूल बचे रह गए, उसे क्या बोलेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वो पार्शियल डिसोसिएशन हुआ। तो आपको बताना है कि किसमें इक्विलिब्रियम होगा और किसमें इक्विलिब्रियम नहीं होगा। सोच के बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में से किस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम पॉसिबल है और किस में नहीं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पॉसिबल नहीं है, वीक वाले में पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चला गया, सिर्फ बचा ही नहीं कोई सॉल्ट, तो फिर कहाँ से इक्विलिब्रियम होगा? पार्शियल होना चाहिए ना, पूरा का पूरा एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। मान लो आप 10 मॉलिक्यूल डाले आपने, 10 के 10 टूट गए, तो फिर किस बात का इक्विलिब्रियम? कुछ टूटे हैं, कुछ नहीं टूटे हैं। तो जो टूटे हैं जो टूटे हैं वो जुड़ेंगे, और जो नहीं टूटे हैं वो टूटेंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा ना। लेकिन सभी टूट गए, जुड़ कोई रहा ही नहीं है, तो फिर किस बात का इक्विलिब्रियम आएगा? क्या नहीं। तो इक्विलिब्रियम किसके लिए होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आप एक नोट पॉइंट यहीं पे लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कैन अटेंड ओनली इन वीक इलेक्ट्रोलाइट।
इक्विलिब्रियम कैन अकर या अटेंड इन ओनली इन वीक इलेक्ट्रोलाइट। केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट में ही इक्विलिब्रियम होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब इस चीज़ को समझना है, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जानना है तो जो डिसोसिएट हो, क्या क्या डिसोसिएट हो सकता है? एसिड डिसोसिएट होता है, बेसिस डिसोसिएट होते हैं और सॉल्ट डिसोसिएट होते हैं। तो हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये आप लोगों ने क्लास 10th में एक चैप्टर के नाम से पढ़ा था, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। वही यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो हमारा मेन टास्क क्या होगा बेटा? एसिड, बेस एंड सॉल्ट को समझना। क्या कोई दिक्कत है किसी को? तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट को आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट में आप सबको पता है, एसिड प्लस बेस आपस में मिलता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। क्या ये बात क्लियर हुई? कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार वाटर बने, लेकिन ये ज़रूरी है कि हर बार सॉल्ट बनेगा। एसिड, वाटर तभी बनेगा जब एसिड आपका H+ दे और OH- बेस दे, तभी जाकर के वाटर बनेगा। अदरवाइज सॉल्ट तो हमेशा बनेगा, ये बात फिक्स होती है, लेकिन वाटर बने या ना बने ये ऑप्शनल होता है। आ जाओ बेटा, तो वाटर बनेगा या नहीं बनेगा ये ऑप्शनल है। हाँ, मैंने अभी बोला कि एसिड और बेस जब आपस में मिलाते हैं सॉल्ट और वाटर बनता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वाटर हर बार बने। तभी वाटर बनेगा जब एसिड अपना H+ दे और बेस अपना OH- दे, तभी जाके सॉल्ट और वाटर बनेगा, लेकिन हमेशा बने ये ज़रूरी नहीं है। अब आपने कहा कि सर एसिड, अब एसिड क्या हो सकता है? वीक एसिड हो सकता है या स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है। तो अगर मान लो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया और वीक बेस यूज किया, तो जो आपका सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? बेसिक एसिडिक। अब एसिडिक होगा तो सॉल्ट कैसा होगा बेटा? एसिडिक। और मान लीजिए ये आपने वीक यूज किया और ये क्या? स्ट्रॉन्ग यूज किया। अब बताओ सॉल्ट क्या बनेगा? बेसिक सॉल्ट बनेगा। लेकिन सोचो ज़रा, अगर आपने दोनों वीक यूज किया, अगर आपने इसको भी वीक यूज किया और ये भी आपका वीक यूज हुआ, तो क्या बनेगा? न्यूट्रल बनेगा। अब आपका जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल सॉल्ट है। तो यानी एसिड क्या बेटा? दोनों स्ट्रॉन्ग है, मैंने साफ साफ ऊपर लिखा है। स्ट्रॉन्ग के केस में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ वीक के केस में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। इस वजह से दोनों का स्ट्रॉन्ग अगर हम बनाएंगे तो उसमें इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा, लेकिन उसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं हो रहा, इसलिए उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। न्यूट्रल होगा, दोनों वीक होगा और ये भी, ये स्ट्रॉन्ग ये भी स्ट्रॉन्ग, तो भी ये न्यूट्रल होगा। फिर सॉल्ट, हाँ, सॉल्ट बनेगा बट इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। ठीक है, हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं बेटा, आयनिक इक्विलिब्रियम। थोड़ा लेट आने का ये डिसएडवांटेज होता है, कोई बात नहीं। तो अभी आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने देखो, अभी मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, क्विक रिवीजन। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम हमने हेडिंग डाला था, उसमें हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो अपने अंदर से करंट को पास होने दे, उसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे सॉल्ट वाटर, अब उसमें क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, दो इलेक्ट्रोलाइट होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियल डिसोसिएशन होगा। और इक्विलिब्रियम हमेशा तभी आएगा जब आपका इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो? वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। बहुत अच्छे। लेकिन अगर अब मैं आपको डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉल्ट को कैसे वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। डिजोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। जो भी NaCl है उसको वाटर में कैसे डिजॉल्व करेंगे, आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मान लो ये रहा NaCl, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपका NaCl है। मान लो इसमें जो पॉजिटिव पोर्शन है वो सोडियम है और नेगेटिव पोर्शन जो है वो क्लोरीन है। अब मैंने इसमें पानी में डाल दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉजिटिव वाला जो है वो है Na+ और नेगेटिव वाला जो पोर्शन है वो है Cl-। और मैं एक कैप्सूल बना रहा हूँ, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, इसे वाटर मॉलिक्यूल बोलते हैं। वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? पोलर होता है। अब जल्दी से मुझे बताओ, अगर मुझे इस टर्मिनल, जैसे मैंने NaCl का एक क्रिस्टल उठा के पानी में डाला, इस पॉजिटिव की तरफ वाटर अपने कौन से टर्मिनल से आएगा? नेगेटिव। तो ये वाटर अपने नेगेटिव टर्मिनल से इसकी तरफ आता है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। और अगर मैं ऊपर इस वाले कैटायन की बात करूँ तो इसमें वाटर अपने
नेगेटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बेटा इंक इसमें तुमने डाला था। और अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, इस टर्मिनल की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल आ रहे हैं तो उसका पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे भी जो वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव। ठीक, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई ना। इसको थोड़ा सा इधर अलग से कोने में लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। Na+ है, नेगेटिव वाला पोर्शन Cl- है, और जो नेगेटिव पॉजिटिव है वाटर के मॉलिक्यूल है। ठीक है, ठीक। जैसे ये वाटर के मॉलिक्यूल Na+ या Cl- की तरफ आएंगे, मैंने आपको बताया था जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होगी। तो जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है बेटा, इस एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। कौन सा एनर्जी? हाइड्रेशन एनर्जी या एंथैल्पी, जो भी आप लिखना चाहें। और इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक एनर्जी होगी ना, इसे कौन सी है? लैटिस एंथैल्पी। अब आप मुझे बताएंगे कि जैसे ये हाइड्रेशन डिजोल्यूशन का कंडीशन क्या है? डिजोल्यूशन कब होगा? जब हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा होगी, यानी कि हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर दैन लैटिस एंथैल्पी, तभी जाके सॉल्युबल होगा, अदरवाइज सॉल्युबल नहीं होगा। अब मान लीजिए हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा और सॉल्युबिलिटी हो गई, तो वाटर के मॉलिक्यूल, देखो इधर से ध्यान से सुनना, वाटर के मॉलिक्यूल इस प्लस के पास गए तो थोड़ी सी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हुई, लैटिस एंथैल्पी के पास गई, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा बाहर आया, थोड़ा सा वाटर के मॉलिक्यूल और अंदर गए, थोड़ा सा ये और बाहर आया, वाटर के मॉलिक्यूल थोड़ा और अंदर गए, थोड़ा सा और बाहर आया, और एक टाइम आएगा जब पूरा का पूरा लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी के बराबर हो गई। अब बस एक वाटर का मॉलिक्यूल का अपना काम करना है। जैसे वो वाटर का मॉलिक्यूल गया, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा हुई, लैटिस एंथैल्पी कम हो गई, और इसको पूरी तरीके से नोच कर इसको लेके बाहर चला आया। और उस केस में पॉजिटिव टर्मिनल के चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल आपको दिखाई देंगे। ये देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल के चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं। सेम इसी तरीके से नेगेटिव आयन के चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल किस टर्मिनल के साथ? पॉजिटिव टर्मिनल के साथ दिखाई देंगे। ये देखो, अब इस तरीके से ये जो Na+ और Cl- बना है, इसे Na+ और Cl- के साथ वाटर के भी मॉलिक्यूल हैं। क्या Na+ और Cl- अकेले हैं? नहीं, इसके साथ क्या है? वाटर के भी मॉलिक्यूल है। दैट्स वाई दिस इज नोन एज हाइड्रेटेड आयन। क्या बोलेंगे इसे? हाइड्रेटेड आयन। अब देखो, क्या सारे वाटर के मॉलिक्यूल टूट चुके, सारे NaCl के टूट चुके हैं मॉलिक्यूल? नहीं, NaCl के कुछ मॉलिक्यूल टूटेंगे और कुछ मॉलिक्यूल नहीं टूटेंगे। तो जो मॉलिक्यूल नहीं टूटे हैं वो टूटेंगे, और जो टूटे हैं वो जुड़ेंगे, और इस केस में इक्विलिब्रियम आएगा। कैसे? अब देखते हैं। मान लो मैंने एक दूसरा मॉलिक्यूल वाटर का आया, थोड़ी देर के बाद ये मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल आपका है ये वाटर के, ये इसको छोड़ देंगे, ये Cl का मॉलिक्यूल इसको छोड़ देंगे और नए वाले के पास पहुंचेंगे, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही ये इसको छोड़ दिया, ये इसको छोड़ दिया, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इस तरीके से एक टाइम ऐसा आएगा, स्टार्टिंग में डिजोल्यूशन बहुत तेज़ होगा, धीरे धीरे डिजोल्यूशन कम होने लगेगा और प्रेसिपिटेशन का रेट बढ़ने लगेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि डिजोल्यूशन और प्रेसिपिटेशन का रेट दोनों बराबर हो जाएगा। उसी केस में आप इसको बोलेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड हो गया। तो आयनिक इक्विलिब्रियम किसके बीच में स्टेबलाइज हुआ है? Na+। मैंने क्या किया कि मैंने लिखा है NaCl, और ये NaCl टूट करके Na+.H2O प्लस Cl- मैं यहाँ पे XH2O लिख देता हूँ, .XH2O, और यहाँ पे .YH2O लिख देता हूँ। तो ये हाइड्रेटेड आयन और अनडिसोसिएटेड जो सॉल्ट है उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है। उसी इक्विलिब्रियम को आप आयनिक इक्विलिब्रियम का नाम दे रहे हो। एक एक करके इस आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले एसिड बेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट एसिडो बेस के पढ़ेंगे, फिर जाके सॉल्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे और आयनिक इक्विलिब्रियम को कंप्लीट करेंगे। इसको जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करें। पहले पकड़े एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट।
सबसे पहला क्लासिकल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। पुराने ज़माने में एसिड और बेस को कैसे पता किया जाता है वो एसिड है या बेस है। तो मैं यहाँ पे एसिड लिख रहा हूँ और ये यहाँ पे मैं बेस लिख रहा हूँ। आप उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे बताएंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ देख करके हम ये बताते थे कि वो एसिड है या बेस। सबसे पहले टेस्ट बताओ, क्या होता है? सॉर, और इसका क्या होगा? बिटर। ओके, सॉर हो गया और बिटर हो गया। पीएच पेपर का क्या काम होता था? लिटमस, अब ये लिटमस पेपर के साथ होता। पीएच में इसका पीएच एसिड का क्या होता है? लेस देन, और इसका ग्रेटर देन 7। ये मोर देन, पीएच मोर देन 7 और यहाँ पे पीएच लेस देन 7। साइन कैसे उल्टा हुआ बेटा? पीएच लेस देन 7, पीएच मोर देन 7। ठीक है, ओके। दूसरा, अब मुझे लिटमस पेपर बताओ। सर एसिड रेड ब्लू में कन्वर्ट कर दिया है और बेस ब्लू यहाँ पे एसिड में रेड हो जाता ब्लू टू, है, और यहाँ पे रेड टू ब्लू। कोई और यहाँ पे एसिड जो है आयन कौन सा होता था एसिड के लिए? H+, और यहाँ पे OH-। ओके गुड। अब एग्जाम्पल कोई मुझे एसिड का बताएगा? HCl, H2SO4। मैं कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? AlCl3, BCl3। अब यहाँ पे बताओ NaOH, CaOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस, NH3। मैं ऐसे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एक बात बताओ, ध्यान से सोच के बताना बेटा। आपने कह तो दिया कि सर एसिड H+ रिलीज करता है और बेस OH-, लेकिन ये बात किसने बताई थी कि एसिड H+ रिलीज करता है और बेस OH-? इसे बताने वाले साइंटिस्ट थे आर्हेनियस। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट इसमें होगा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। देखना बेटा, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में क्या होगा? एसिड हमेशा क्या करेगा? H+ रिलीज करेगा। बेस क्या करेगा? हमेशा OH- रिलीज करेगा। कहाँ पे? अपने एक्वस सॉल्यूशन में। एसिड हमेशा H+ अपने एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करेगा, बेस हमेशा OH- अपने एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करेगा। तो अगर वो एसिड हमेशा H+ रिलीज कर रहा है तो आप कैसे कह रहे हो कि LCl3 एक एसिड है? क्योंकि इसके पास तो H+ है ही नहीं। आप कैसे कर रहे हो कि NH3 एक बेस है? क्योंकि इसके पास तो OH है ही नहीं। तो ये कैसे हो गया? ये तो इम्पॉसिबल हुआ। तो इसका मतलब इनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई ड्रॉबैक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका HCl एसिड है और NaOH आपका बेस है। ये बात क्लियर है। लेकिन इसमें इस कॉन्सेप्ट से सारी बातें क्लियर नहीं हो रही है। AlCl3 एसिड क्यों है? नहीं क्लियर हो रहा है। NH3 बेस क्यों है? नहीं क्लियर हो रहा। तो जाकर के एक अगला कॉन्सेप्ट है, इसे बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। दूसरा है ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट में उन्होंने कहा कि भैया एसिड जो होता है ना वो H+ डोनर होता है या H+ रिलीज करता है। मैं डोनर लिख देता हूँ। H+ क्या होता है? डोनेट करता है, H+ डोनर। लेकिन अगर मैं बेस के बारे में बात करूँगा तो बेस एक तो OH- डोनर होगा या H+ एक्सेप्टर होगा। बेस क्या होगा बेटा? H+ एक्सेप्टर। आइए इसको ऐसे समझते हैं। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहाँ आ रहा है? किस पे? आर्हेनियस की ARRHENIOS। तो NH3 हो गया। NH3 को मैंने HCl से मान लीजिए ऐड करा दिया। तो ध्यान से सुनना, NH3 को मैंने किससे रिएक्शन कराया? HCl से। तो सबको पता है HCl क्या होता है? एसिड होता है। सबको पता है HCl क्या होता है बेटा? एसिड होता है। अब अगर ये NH3 के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाए तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या होगा?
बेस होगा। तो जब एक्चुअली जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो इसके पास लोन पेयर होता है जो H+ को अट्रैक्ट करता है और इससे बनता है NH3 प्लस Cl-। ये होता है आपका सॉल्ट। ये क्या हो गया? क्या यहाँ पे वाटर बना? नहीं। तो एक ऐसा सॉल्ट, ये सिर्फ सॉल्ट बना, ये बात फिक्स हो गई। ये एसिड है तो ये क्या हो गया? बेस हो गया। बेस ने यानी कि NH3 ने H+ को एक्सेप्ट किया, इसलिए इसे H+ एक्सेप्टर बोलते हैं, तो ये बेस हो गया। HCl ने H+ को रिलीज किया, इसलिए H+ डोनर हो गया, तो क्या हो गया? एसिड हो गया। और इन दोनों के मिलने से क्या बन गया? सॉल्ट बन गया। यहाँ पे एक नया वर्ड यूज करेंगे हम कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस के बारे में। तो जैसे मान लीजिए आपके पास NH3 है और आपने उसमें H+ ऐड कर दिया, तो क्या बना? NH4 प्लस, यही तो बना होगा। तो बेटा NH3 जो है इसे हम बेस बोलेंगे क्योंकि वो H+ को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस बेस को H+ एक्सेप्ट करने की वजह से जो बना इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड। क्या हो गया? ये कॉन्जुगेट एसिड। लेकिन अब उल्टा देखते हैं, HCl ने क्या किया? एक H+ को रिलीज किया और एक Cl- बनाया, तो HCl क्या हो गया? एसिड। HCl क्या हो गया? एसिड। लेकिन Cl- क्या हुआ? कॉन्जुगेट बेस हो गया। फिर से सुने, अगर कोई एसिड अपना एक H+ रिलीज करेगा तो जो बचा वो कॉन्जुगेट बेस कहलाता है, और अगर किसी बेस ने एक एसिड को एक्सेप्ट कर लिया तो जो बचा उसे क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड। H+ एक्सेप्ट करने के बाद बेस बनाता है कॉन्जुगेट एसिड, H+ रिलीज करने के बाद एसिड बनाता है कॉन्जुगेट बेस। ओके गुड। एक और बात सोचो जरा, H2O को H2O के साथ ही रिएक्ट करा दिया जाए, ऐसा भी चांस हो सकता है। तो इसमें से एक H इसको मिलेगा तो ये बनाएगा H3O प्लस, और एक H गायब हो गया तो क्या बना? OH माइनस। तो जल्दी से मुझे बताओ, ये वाला H2O इसमें कन्वर्ट हो गया और ये H2O किस में कन्वर्ट हुआ? OH माइनस। तो जो OH माइनस में कन्वर्ट हो रहा है वो अपना एक H+ दे रहा है, तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा या बेस की तरह? ये H2O अब OH माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इसने अपना एक H+ दे दिया, तो एसिड या बेस? एसिड। यानी कि ये वाला आपका एसिड की तरह बिहेव करेगा। इस H2O ने एक लिया है तो क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि ये OH माइनस क्या है? कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस? कॉन्जुगेट बेस। तो OH माइनस आपका हो गया कॉन्जुगेट बेस, और H3O प्लस क्या हो गया? कॉन्जुगेट एसिड। कैसे पता चल गया? फिर से देखें, अगर कोई एसिड H+ को एक्सेप्ट करता है तो वो कॉन्जुगेट बेस बनाता है, कोई बेस नहीं, गलत बोल दिया, कोई एसिड H+ को रिलीज करता है तो एसिड है तो क्या बनाया? कॉन्जुगेट बेस। और कोई बेस H+ को एक्सेप्ट करता है तो क्या बनाएगा? एसिड। बेस एसिड बनाएगा और एसिड बेस बनाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गया? देखिए नहीं रहा वैसे यहाँ से। तो वहाँ क्यों बैठे थे? उधर बैठो उस साल के। चलो, जिन लोगों को नहीं समझा एक बार वापस से समझेंगे। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहता है कि H+ डोनेट करने वाला एसिड है और OH माइनस डोनेट करने वाला बेस है। लेकिन ब्रॉन्स्टेड लोअरी कॉन्सेप्ट कहता है कि H+ डोनेट करने वाला एसिड है, ये बात मानता हूँ, लेकिन बेस है तो H+ को एक्सेप्ट करेगा। जैसे यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया और हमने HCl का रिएक्शन कराया तो बना NH4Cl। NH4Cl बनने का एक ही रीज़न है कि ये इसके H+ को अपनी तरफ ले लिया होगा। पहले NH3 था, एक H+ आने से NH4 प्लस बन गया, और HCl था, एक H+ के जाने की वजह से Cl- बन गया, तो प्लस माइनस एक दूसरे के साथ ऐड हो गया और बन गया सॉल्ट NH4Cl। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? जैसे NH3 है, इस NH3 ने, यही इसी को हम स्टेप वाइज दिखा रहे हैं। तो NH3 है, इस NH3 के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा लोन पेयर, और इस वजह से H+ को लेकर क्या बना दिया? NH4 प्लस। तो भैया NH3 क्या है? बेस, और उसने H+ को लिया, H+ को लेने के बाद क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड। बेस का अपना कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड इसलिए क्योंकि वो अगर NH4 को तोड़ोगे तो क्या निकलेगा? H3, NH3 और H, जो H+। अगर बेस H+ को एक्सेप्ट करेगा तो फिर वो कॉन्जुगेट एसिड में क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अगर इसने H+ को एक्सेप्ट किया तो जो बचा, जो बन गया, वो H+ को रिलीज कर सकता है ना, और H+ रिलीज करने वाला एसिड कहलाता है। तो इसने H+ को एक्सेप्ट किया है तो ये क्या है? बेस। और जो अब जो बन गया वो क्या करेगा?
H प्लस को रिलीज कर सकता है, इसलिए क्या हो गया एसिड। अब यहाँ पे इसने H प्लस को डोनेट किया है तो क्या है एसिड, लेकिन Cl माइनस क्या चाहता है, Cl माइनस क्या चाहता है, क्यों एसिड को अपने पास में? तुम लोग खो कहाँ गए भैया, HCl क्या है एसिड, तो इसने H प्लस को डोनेट कर दिया तो इससे H प्लस बना और Cl माइनस। अब Cl माइनस क्या चाहता है, जो उसका H गया है वापस आएगा, तो H प्लस एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, और अगर वो H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा, बेस बनेगा। सिंपल, क्योंकि एग्जैक्ट बेस नहीं है तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो क्या कॉन्जुगेट एसिड और बेस के बारे में थोड़ा बहुत आया समझ में, इसको नोट करें फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने क्या किया, अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, मैंने लिया H2O और उसका रिएक्शन कराया HCl से। अब इससे बन गया H3O प्लस और Cl माइनस। तो आपको बताना है इस बार H2O किसकी तरह एक्ट किया, बेस की तरह या एसिड। अब आपने कहा इसका मतलब H प्लस इसके पास आया होगा, ये एक्सेप्टर है तो क्या हो गया ये बेस, और ये क्या होगा एसिड, और ये क्या हो गया कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या हो गया कॉन्जुगेट बेस। इसी कॉन्जुगेट एसिड को हम ब्रॉन्स्टेड एसिड के नाम से भी जानते हैं, क्यों, क्योंकि ये इन्हीं का कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसी को हम ब्रॉन्स्टेड एसिड के नाम से जान सकते हैं। हाँ, TED एसिड, और ये हो गया ब्रॉन्स्टेड बेस। तो ये हो गया ब्रॉन्स्टेड एसिड या ब्रॉन्स्टेड बेस, ये डिपेंड करता है, कॉन्जुगेट एसिड और बेस को ही हम ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस के बारे में जानते हैं। अगला सवाल, एक और सवाल है, ज़रा ध्यान से देखना और आंसर देना। मान लो H2SO4 है, तो मैंने क्या किया, H2SO4 को तोड़ा सबसे पहले, और बनाया HSO4 माइनस, और फिर इसको तोड़ दिया और क्या बनाया SO4 माइनस 2। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो, तो सबसे पहले अगर मैं H2SO4 और HSO4 माइनस को कंपेयर करूं तो ये क्या है एसिड, और ये क्या है कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट, सर H प्लस रिलीज कर रहा है, हाँ ये H प्लस रिलीज करा इसलिए तो बेस बन रहा है। तो कॉन्जुगेट एसिड नहीं बन जाएगा? H प्लस एक्सेप्ट करेगा तभी तो रिलीज करने की काबिलियत आएगी, जब कुछ लोगे तभी तो दे पाओगे। वहाँ तो लिखा है H प्लस डोनर एसिड हो जाएगा। हाँ, तो इसने H प्लस डोनेट किया ना, H2SO4 ने H प्लस डोनेट किया तभी तो HSO4 बना। यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक H निकला तभी तो HSO4 माइनस बना, तो ये एसिड हो गया, और यहाँ से निकला है तो ये बेस हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया। अब जरा देखो अगला, अगर HSO4 माइनस में से मैं एक H प्लस और रिलीज कर दूँ, चलो H प्लस लिख दिया, अब बताओ ये इसने इसको तोड़ दिया और ये बन गया, तो ये डोनर है क्योंकि दे रहा है H प्लस, और ये एक्सेप्टर है क्योंकि आपस ये ले रहा था, इसलिए कॉन्जुगेट बेस। अब ये बताओ ये एसिड हो गया, ये क्या हो गया, और ये इसमें SO4 माइनस 2 प्लस H प्लस में कन्वर्ट हुआ, तो ये क्या हुआ एसिड, और ये क्या हुआ इस बार कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। लेकिन अगर मैं यहीं पे इसको इसके साथ कंपेयर करूँ, इसका इसके साथ कंपेयर करूँ, तो मैं लिखूँ ये पहला कंपैरिजन था, ये दूसरा कंपैरिजन है, ये तीसरा कंपैरिजन है। H2SO4 का मैं लिख रहा हूँ 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। अब बताओ ये क्या है एसिड, क्या है ये एसिड, और ये क्या होगा कॉन्जुगेट बेस। लेकिन इसमें 2H प्लस निकला तो सेकेंड कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, क्या कहलाएगा सेकेंड कॉन्जुगेट बेस। इसका तो फर्स्ट कॉन्जुगेट बेस, फिर इसका क्या होगा, इसका फर्स्ट कॉन्जुगेट बेस कौन सा हुआ HSO4। एक H प्लस यहाँ से निकला है तो HSO4 फर्स्ट कॉन्जुगेट बेस, मैं यहाँ पे H प्लस निकाल देता हूँ, यहाँ पे H प्लस निकाल देता हूँ, तो ये फर्स्ट कॉन्जुगेट बेस हुआ और ये सेकंड कॉन्जुगेट बेस। क्या ये बात क्लियर हो गई, इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, फिर इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, देन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, अभी लिखना नहीं है, व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट बेस फॉर द फॉलोइंग ब्रॉन्स्टेड एसिड। मैं कुछ एसिड लिखूंगा और आपको क्या करना होगा, उसका कॉन्जुगेट बेस बताना होगा। पहला क्वेश्चन है, मैं ब्रॉन्स्टेड एसिड लिख रहा हूँ और आपको उसका कॉन्जुगेट बेस बताना है। तो पहला जो एसिड है वो है हमारे पास HF, दूसरा है आपका H2SO4,
तीसरा है HSO4 माइनस, चौथा है आपका H2CO3 एंड HCO3 माइनस। आपको इसका कॉन्जुगेट बेस बताना है। चलो शुरू हो जाओ। पहले वाले का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? अब यहाँ से एक H निकाल दो, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। क्या आ जाएगा? F माइनस। यहाँ बेटा HSO4 माइनस, यहाँ पे SO4 माइनस 2, यहाँ पे HCO3 माइनस, यहाँ पे CO3 माइनस 2। आसान था। दूसरा सवाल, इस बार मैं आपको दे रहा हूँ कॉन्जुगेट बेस और उसको बताना है आपका कॉन्जुगेट एसिड बताना है इसका क्या होगा। मैं इस तरफ ब्रोंस्टेड बेस लिख रहा हूँ या कॉन्जुगेट बेस लिख देता हूँ। चलो तो मैं लिख रहा हूँ कॉन्जुगेट बेस। आपको इसमें कॉन्जुगेट एसिड बताना है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कॉन्जुगेट बेस का NH2 NH3 HCO3, हाँ NH2 माइनस NH3 HCOO माइनस। आपको इसका कॉन्जुगेट एसिड बताना है। कैसे पता चलेगा कॉन्जुगेट? इसका कॉन्जुगेट एसिड कैसे होगा? H प्लस को एक्सेप्ट करा दो, इसको H प्लस दे दो। तो पहले वाले को H प्लस दिया तो क्या हो गया? NH3, इसको NH4 प्लस, इसको HCOOH, ठीक है। अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उस क्वेश्चन में आपको दोनों बताने हैं, ठीक है। मैं कुछ स्पेसिज लिखूँगा, क्वेश्चन नंबर 3 और उसका कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस आपको बताना है। स्पेसीज देखना, सबसे पहला है H2O, दूसरा है HCO3 माइनस, HSO4 माइनस, NH3। चलो कॉन्जुगेट एसिड बताओ। एसिड कैसे बनता है? H प्लस को एक्सेप्ट करा के, H3O प्लस। बेस क्या होगा? OH माइनस, ठीक है। यहाँ पे H2CO3, यहाँ पे CO3 माइनस 2, यहाँ पे H2SO4, यहाँ पे SO4 माइनस 2, यहाँ पे NH4 प्लस, यहाँ पे NH2 माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस सीख चुके हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के स्ट्रेंथ पता करना है तो क्या करेंगे? देखिए बेटा ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर एसिड और बेस का स्ट्रेंथ पता चलना, मान लो सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करना है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में किन किन बातों का ध्यान देना है? सबसे पहले उसके पास एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है, सबसे पहले H प्लस आयन देख लो। जितना ज़्यादा H प्लस आयन होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए H प्लस आयन के नंबर्स देखो, चाहे H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन देनो, दोनों बातें लगभग सेम ही होती है। एक और बात, अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ और देखना चाहते हैं तो आपको pH वैल्यू भी देखना होगा, लेस देन pH वैल्यू। जितना कम pH होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ समझना है तो आपको Ka वैल्यू भी चाहिए, K जितना ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा, और 1/pKa चाहिए होगा। ये होता क्या है इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करूँगा, अभी बताऊँगा। K क्या है, pH क्या है, pK क्या है, सब अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल एसिडिक स्ट्रेंथ एक साथ में सारी पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ कि किन किन बातों पे डिपेंड करता है। और एक और जो बात है समझना है वो है एसिडिक स्ट्रेंथ कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। सेम इसी तरीके से आप बेसिक स्ट्रेंथ भी लिख दोगे। बताओ बेटा, इसी का उल्टा कर दो, बेसिक स्ट्रेंथ। हाँ, तो सबसे पहला
बेसिक स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन या नंबर ऑफ OH माइनस आयन, और दूसरा बेसिक स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू POH, तीसरा बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KB, B का मतलब बेस, A का मतलब एसिड था तो B का मतलब बेस हो गया, और बेसिक स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू PKB, और सबसे आखिरी में बेसिक स्ट्रेंथ इज बताओ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। जिस बेस के बारे में आपको पता करना है उसका कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल है या अनस्टेबल है, इसके बारे में जानना है। इसी चीज़ को एक सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो आपके पास HA है और इसको तोड़ करके आपने H+ और A- बनाया है। ध्यान से देखो, अभी कोई लिखेगा नहीं, लिखने का पूरा समय दिया जाएगा। मेरे पास एक एसिड है HA है और उसको तोड़ के मैंने H+ और A- बनाया, तो बताओ HA क्या है? एसिड है, एसिड है, और ये A- क्या है? कॉन्जुगेट बेस। अब इसको कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझो, मान लो H और A के बारे में मुझे पता करना है कि ये दोनों स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो इन दोनों को हटा के देखो। सिंपल सा ऐसे समझ लो कि एक सुंदर कन्या मेरी गर्लफ्रेंड, मानने में क्या जाता है, और अभी करना क्या है, तो मान लो, सब्र रख बेटा, एक्साइटेड हो रहा है। तो एक सुंदर कन्या मेरी गर्लफ्रेंड है। अभी क्या करना, आपको ये पता करना है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, यानी स्टेबल हैं या अनस्टेबल हैं। इस बात का पता लगाने के लिए पहले हम दोनों का ब्रेकअप कराना पड़ेगा। एक चुंबक, एक नहीं, किसी का भाई किसी की जान। हाँ, समझ गया मैं। अभी देखो, अभी मान लो आपके पास एक चुंबक है और एक आयरन पीस है। चुंबक और आयरन पीस दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप उन दोनों को देख करके ये नहीं बता सकते कि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कितना है। इसके लिए उन दोनों को थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, थोड़ी दूरियां बढ़ाने से पता चलेगा प्यार कितना है। ठीक है, अभी क्या हुआ, मान लिया आपने ब्रेकअप करा दिया। ब्रेकअप के बाद आपको मेरी कंडीशन देखनी है। दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन, मैं देवदास बन जाऊँ, बहुत परेशान हूँ, अनस्टेबल हो जाऊँ, दारू पीना शुरू कर दूँ और बस किसी भी तरीके से, और दिन रात रोता रहूँ। तो सोचो, अब इस कंडीशन को देख के आप क्या जजमेंट देंगे? इसका मतलब कि उसके जाने के बाद मैं बहुत दुखी हूँ। इसका मतलब साथ में क्या था, खुश था। इसको जैसे समझाने की कोशिश करूँ, प्लीज़ वैसे ही समझें, कहीं और ना जाएं। तो मान लो उसके जाने के बाद मैं बहुत दुखी हूँ, तो उसके साथ कैसा था? खुश था, सुखी था ना, खुश था। और अगर उसके जाने के बाद मैं मस्त पार्टी कर रहा हूँ, यार पार्टी चलेगी सारी रात, आज ब्लू है, पानी पानी, इसका मतलब, उसका मतलब उसके साथ मैं दुखी था, मैं चाहता था कि ये जाए, बस एक बहाना चाहिए था। 80% रिलेशनशिप ऐसे ही चल रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। दिक्कत इस बात की है, तुम्हारी ज़रूरत है हर जगह। अभी एसिड, अब एसिड में ए को ध्यान से देखना है। एसिड में H+ के जाने की वजह से दुखी है या खुश है, इस बात को पता करना है। अगर सोचो H+ के जाने के बाद, H+ के जाने के बाद ये स्टेबल है, क्या है ये? तो इसका मतलब ये कैसा था? अनस्टेबल था, ये अनस्टेबल था। और अगर H+ के जाने के बाद A क्या है? अनस्टेबल है। उस केस में अगर ये इसके जाने के बाद ये अनस्टेबल है, तो उस केस में ये क्या था बेटा? स्टेबल था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आपको ये पता करना है कि HA स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो आपको क्या जानना पड़ेगा? A के बारे में जानना होगा। कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल है तो उसका एसिड कैसा रहा होगा? अनस्टेबल। कॉन्जुगेट बेस अगर अनस्टेबल है तो उसका एसिड कैसा रहा होगा? स्टेबल होगा। अब बताओ क्या कि कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है अनस्टेबल? इसको देखना सिखाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए बस इतना बताओ कि जो स्टेबल है वो रिएक्शन करना चाहेगा, जो अनस्टेबल वो रिएक्शन करना चाहेगा। अनस्टेबल वाला, तो अनस्टेबल वाला रिएक्शन करेगा, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग है। अगर वो अनस्टेबल है और ये रिएक्शन करना चाहता है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग है।
स्ट्रॉन्ग, और ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, हाँ तो ये हो जाएगा वीक। तो ये स्ट्रॉन्ग और ये वीक हो गया। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे देख के क्या लगता है कि अनस्टेबल है, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, और इसकी वजह से ये क्या होगा, वीक। हाँ या ना? फिर से देखना, कोई चीज़ अगर स्टेबल होगा तो कभी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे मैं स्टेबल हूँ, मुझे कोई गाली दे के चला जाए तो मैं उससे लड़ूंगा क्या? नहीं। तो वो क्या सोचेगा, अरे कमज़ोर था, लड़ा नहीं। तो अगर कोई स्टेबल है तो उसे हम वीक समझते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। और कोई अनस्टेबल है, अगर मैं पहले से फ्रस्ट्रेट हूँ और किसी ने कुछ बोल दिया, दे कंटाप मैं पीट दिया, तो उसमें क्या होगा, अगर कोई अनस्टेबल है तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो स्ट्रांग होता है। और कोई स्टेबल है तो अनरिएक्टिव होता है, यानी कि वो वीक होता है। तो आप जल्दी से मुझे बताओ, वीक कॉन्जुगेट बेस है तो एसिड कैसा होगा? तो यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। ये इसका कंक्लूजन है। क्या लिखेंगे आप? नोट करेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड हैव वीक कॉन्जुगेट बेस, and weak acid have strong conjugate base. Strong acid has weak conjugate base and weak acid has strong conjugate base. क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो हमेशा याद रखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग। HCl क्या है बताओ? HCl क्या है? ये आप कहेंगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका Cl माइनस क्या है? वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक कॉन्जुगेट बेस। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। चलो नोट करें इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अगर मैंने आपसे कहा कि HA और H को तोड़ने पे H+ एंड A- मिल रहा है, तो HA के बारे में हमें पता करना है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड। इसके लिए हमें A- देखना होगा। अगर A- स्टेबल है, इसका मतलब वो वीक है। तो वीक एसिड वीक बेस बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एसिड था ये स्ट्रॉन्ग था। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा एसिड जो H+ को आसानी से रिलीज करे। क्यों रिलीज करेगा? क्योंकि उसके रिलीज होने के बाद जो A- बच रहा है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जाओ जाने दो, इसीलिए आराम से रिलीज कर पा रहा है। सोचो अगर H+ के जाने के बाद A पे इफेक्ट पड़ता तो ये जो A- है वो H+ को जाने नहीं देता, तो वो हो जाता है वीक एसिड। क्या बात क्लियर हो गया? तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। सिंपल। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा HCl, इसको तोड़ने के बाद H+ बना और Cl- बना, और एक और मैंने यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये एक एसिड ले लिया, इससे तोड़ने के बाद CH3 C डबल बॉन्ड O O- और H+ बनता है। ये वीक एसिड है। ये क्या है? वीक एसिड। क्यों वीक एसिड है? क्योंकि ये जो है ये स्टेबल है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग। अभी आप धीरे धीरे पता चलेगा, चिंता मत करो। ये है वीक एसिड, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तभी H+ को आराम से जाने दे रहा, सॉरी नहीं जाने दे रहा, क्योंकि ये H+ को अपनी तरफ खींच रखे, ऑक्सीजन है ना, इसको अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो इसलिए ये वीक एसिड हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर आप बोलेंगे तो यहाँ पे H के जाने के बाद ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग होने का सिंपल सा मतलब क्या है? ये कैसा होगा बेटा? वीक। फिर से एक बार देखें, ध्यान से सुने। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक। और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। बस इतनी सी बात याद रखिए। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि एसिड, अगर मान लो एसिड है वो H+ को छोड़ दे रहा है, तो H+ को छोड़ने के बाद उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जा रही है, तो H+ को नहीं छोड़ेगा, कुछ भी करके उसे पास लाने की कोशिश करेगा। तो अब इसका मतलब अब H+ नहीं छोड़ने वाला है, तो इसका मतलब वो वीक हो गया। और अगर H+ छोड़ सकता है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड को, इसको अच्छे समझेंगे। इसके बाद एक लास्ट एसिडिक कॉन्सेप्ट बचा हुआ, इसको हम लेविस एंड बेस कॉन्सेप्ट बोलेंगे। लेविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, इसे हटा दूँ। सबसे आखिरी जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं लेविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, जिसे आप लुईस के नाम से बचपन में सीखे थे। नेक्स्ट है
लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इसमें जो एसिड है ना बेटा, जो एसिड है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और बेस इलेक्ट्रॉन डोनर। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला कोई है तो वो लुईस एसिड, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कोई है तो वो लुईस बेस कहलाता है। जैसे मान लो AlCl3, AlCl3 में मैंने एल्यूमिनियम लिखा, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, टोटल एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन अभी है? 3 इलेक्ट्रॉन पहले था, 3 के साथ बॉन्ड बनाया तो 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। तो इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इसीलिए ये क्या हो गया? एसिड। लेकिन अगर मैं अमोनिया की बात करूं, NH3 में नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और उसके बाद भी उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर क्या कहलाएगा? बेस। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर सकते हैं? एसिड और बेस से रिएक्शन कर सकता है। एक बार करा के देख लेते हैं कि आपने कहा NH3 तो कहाँ क्या? देगा कैसे? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना बेटा, तो लोन पेयर डेटिव बॉन्ड को एक बार वापस से जाके फिर से पढ़ना। तो ये है लोन पेयर, ये इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर था तो वो इसके साथ शेयर कर सकता है लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इसके साथ शेयर हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ, तो ये बना आपका एसिड और ये बना आपका बेस। इससे एक सॉल्ट बना AlCl3 प्लस एंड NH3, सॉरी ये माइनस है ना, जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो AlCl3 माइनस NH3 प्लस। इस तरीके से आपका एक सॉल्ट तैयार होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट किया जा रहा है तो क्या होगा? एसिड। और इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है तो क्या होगा? बेस। में कुछ कंपाउंड लिखूंगा और आपको बताना होगा एसिड है या बेस है। क्वेश्चन मैंने लिख दिया H2O, बताओ ये बेस की तरह बिहेव करेगा या एसिड की तरह? OH माइनस बेस की तरह बिहेव करेगा या एसिड की तरह? F माइनस BCl3। अब इसके पास लोन पेयर है तो किसकी तरह भी है? लेविस बेस हुआ, लेविस बेस की तरह बिहेव कर सकता है। और इसके पास भी लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है तो ये भी क्या होगा? लेविस बेस की तरह बिहेव कर सकता है। इसके पास बताओ लोन पेयर है ना, तो ये क्या हो गया? लेविस बेस की तरह। और ये क्या हो गया? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, BCl3 है ना, तो B 1 Cl 2 Cl 3 Cl, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? लेविस एसिड की तरह। इसको अपनी कॉपी में नोट करें। तो इस यहाँ से आपका एसिड बेस कॉन्सेप्ट खत्म होता है। एक बार फाइनली मुझे बताइए, एसिड बेस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमने क्लासिकल मेथड पढ़ा था, उसका कोई मतलब नहीं है, पुराना जमाने का। पहला है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में एसिड कौन होता है? जो H+ रिलीज करे, और बेस कौन होता है? जो OH- रिलीज करे। दूसरा कॉन्सेप्ट का ब्रॉन्स्टेड-लोअरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लोअरी कॉन्सेप्ट में एसिड H+ रिलीज करता था लेकिन बेस H+ को एक्सेप्ट करता था। तीसरा लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट में क्या होगा? एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इस तरीके से आपने एसिड बेस पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने जब ब्रॉन्स्टेड एसिड की बात की थी तो उस टाइम पे हमने कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की बात की थी। तो एसिड जब H+ को रिलीज करता है तो बनता है कॉन्जुगेट बेस, और बेस जब H+ को एक्सेप्ट करता है तो बनता है कॉन्जुगेट एसिड। एक एसिड है उसका जो बेस बनेगा वो, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका बेस वीक होगा, अगर एसिड वीक है तो इसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, नोट करो इसको। सर ये